मैं अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो उस पार्टी को छोड़ के कहीं कभी जाने वाला नहीं। अरे अभी एग्जांपल लो, जैसे कि तो जैसे तुम्हारी मान लो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो गर्लफ्रेंड है, तुम उसके साथ क्या हो, पूरा एकदम कमिटेड हो, ठीक है, कहते हो कि भाई हाँ तुम्हारे साथ हम पूरा एकदम कमिटमेंट के साथ हम देते हैं कि पूरी जिंदगी तक अपने साथ निभाएंगे, ठीक है ना, ऐसा रहता है कुछ कमिटमेंट। तो दिस आर द नॉन एज पार्टीशन, कि तुम एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ पूरे लाइफ टाइम उसके साथ एकदम रहने के लिए तैयार हो, है ना। दिस इज नॉन एज कमिटमेंट, ठीक है, कि तुम कुछ भी हो जाए तुम अपना दल नहीं बदल सकते हो, तुम अपना पार्टनर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉन एज पार्टीशन, समझ में आ गया ना। तो यही चीज सेम एप्लीकेबल है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज में। सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है पॉलिटिकल पार्टीज दोस्तों, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 तुम्हारा पावर शेयरिंग, फिर चैप्टर 2 फेडरलिज्म और चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट पढ़ा के रखा है दोस्तों, तुम जाके देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इस पूरे चैप्टर का 1 शॉर्ट्स एंड उसके साथ साथ बेस्ड तुमको नोट्स, ठीक है, जो बेस्ट नोट्स हो सकता है दोस्तों तुमको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं मैं। इनसे बाहर एकदम पूरे एनसीईआरटी का टॉपिक को कवर करते हुए फुल एनसीईआरटी कवर्ड दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे, हर टॉपिक को देखने वाले हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्कआउट कर रहा है, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकताएं हैं, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या होता है हम लोग देखे थे, ठीक है, पावर शेयरिंग में देखे थे कि डिफरेंट लेवल ऑर्गेन्स में तुम्हारा डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट लेवल पे सोशल ग्रुप्स में पॉलिटिकल पार्टीज के बीचों में पावर शेयर हो रहा था, ठीक है। इतनी कंपोजिशन देखे थे बेल्जियम का, फिर श्रीलंका का इतनी कंपोजिशन देखे थे, है ना जी, सारा चीज देखे थे, है कि नहीं। फिर उसके बाद फेडरलिज्म में आए, फेडरलिज्म में फिर उसके बाद संघवाद जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वहां पे देखे कि किस तरीके से तुम्हारा होल्डिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर वर्कआउट कर रहा है फेडरेशन, ठीक है, कैसे वेरीज कर रहा है तुम्हारा फेडरेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे समझ में आता है कि नहीं आता है जी। तो फिर उसके बाद फिर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में भी, ठीक है, कि जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ और एम्पावरमेंट में कैसे उनके लिए सपोर्टिव आइडियाज को कैसे लाया जा सकता है, हर चीज देखे थे, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग वही सारा चीज देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़े थे मेनली, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो मेनली जो पढ़े थे वो उसके डीप में ले जाएगा हमारा ये चैप्टर। आज पॉलिटिकल पार्टीज पूरा पढ़ने वाले हैं हम लोग कि किस तरीके से तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज वर्कआउट कर रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। एक तो पहली बात कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत अंतर है ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मतलब बहुत सारा पार्टीज, समझ में आ रहा है कि नहीं, और एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज अगर रहेगा तो वो तो तुम्हारा लोकतंत्र देश है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे हैं, राजनीतिक दल, ठीक है, यहाँ पे दलों की बात हो रही है। तो एक लोकतंत्र देश में क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है। हम लोग देखते हैं हर 5 साल पे तुम्हारा चुनाव होता है, ठीक है, तुम्हारा स्टेट लेवल पे चुनाव होता है, फिर नेशनल लेवल पे चुनाव होता है, लोकसभा के लिए स्टेट लेवल पे होता है, राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो सारा चीज जो ये है, ठीक है, जब आते हैं लीडर्स सब नेता सब आते हैं, तुम्हारे रैलियां करते हैं, ठीक है, जो वादे देते हैं क्या परफॉर्म कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, हर चीज देखने वाले हैं, ठीक है। क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, कोई पॉलिटिकल लीडर को क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बिना समय बर्बाद किए हुए एकदम डायरेक्ट अब चलते हैं हमारे चैप्टर पे, देख लो सारा चीज देखेंगे इसमें, नेसेसिटी क्यों इसका आवश्यकता है, फिर उसके बाद कैसे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हम लोगों के भारत देश में, ठीक है, हमारे यहाँ कितना पार्टीज है, ठीक है, मोर देन 750 से पार्टी है यहाँ पे हमारे इंडिया में, समझ में आ रहा है। फिर उसका मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन भी है तुम्हारा। फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे हैं अवेलेबल, ठीक है। फिर स्टेट पार्टी क्या है, स्टेट पार्टी कौन कौन से आते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर चैलेंजेस, क्या चुनौतियों को फेसेस करना पड़ता है कोई भी राजनीतिक दलों को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या चैलेंजेस हैं जो वहां के लीडर को फेसेस करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा कैसे सुधार लाया जा सकता है उन चैलेंजेस को फेस करते हुए, ठीक है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, कैसे पार्टीज में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। सो दोस्तों चलते हैं हम लोग हमारे डायरेक्ट चैप्टर पे, है कि नहीं दोस्तों। हम लोग क्लास 9th में डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का कैसे राइज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को फॉर्म करने के लिए, समझ में आ रहा है, इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंड इन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट है तुम्हारा, तुम एक सोच के देखो, ठीक है, तुम आइडिया सोच के देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुआ
ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये है, एक इंस्टीट्यूशन टाइप का, ठीक है, संस्थान टाइप का, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो ये सारे हैं, अगर ये नहीं रहे तो तुम्हारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है, ये तुम्हारा जो बॉडी है, ठीक है, ये कैसे तुम्हारा चल पाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिफोर वी कंक्लूडिंग दिस टूर, मतलब हम लोग इस पूरे टूर को चलते हुए, अभी जो हम लोग टूर कवर करेंगे, पूरे चैप्टर का वन शॉट को देखेंगे, इस पूरे टूर को कवर करते हुए लेट अस टेक ए क्लोज लुक एट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली इन आवर कंट्री। हमारे देश में कैसे पॉलिटिकल पार्टीज वर्कआउट कर रहा है और उसका नेचर क्या है, उसका वर्किंग क्या है और उसकी आवश्यकताएं क्यों हैं, उसको पहले देखेंगे और उसका मीनिंग के साथ साथ हर चीज समझेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरे चैप्टर को कवर करने से पहले मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे बताऊंगा बस 2 मिनट में, क्योंकि दोस्तों ये कीवर्ड्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमको एकदम कहीं से भी तुमको जरूरत पड़ सकता है, बीच में तुम्हारा ये सारा टर्म आएगा, ठीक है। अभी पहला कीवर्ड क्या है हमारा? पार्टीसन। पार्टीसन है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। पार्टीसन मतलब ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू एनी पार्टी, ग्रुप और फैक्टर। समझने की कोशिश करो, कह रहा है कि एक पर्सन, सपोज मैं किसी पार्टीज को सपोर्ट करता हूं तो मैं स्ट्रांगली कमिटेड हूं भाई। हाँ, मैं अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं तो उस पार्टी को छोड़ के कहीं कभी जाने वाला नहीं हूं। अरे अभी एग्जांपल लो, जैसे कि जैसे तुम्हारी मान लो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके साथ क्या हो, पूरा एकदम कमिटेड हो, ठीक है। कहते हो कि भाई हाँ, तुम्हारे साथ हम पूरा एकदम कमिटमेंट के साथ हम देते हैं कि पूरी जिंदगी तक अपने साथ निभाएंगे, ठीक है ना, ऐसा रहता है कुछ कमिटमेंट। तो दिस आर द नॉन एज पार्टीसन, कि तुम एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ पूरे लाइफ टाइम उसके साथ एकदम रहने के लिए तैयार हो, है ना। दिस इज नॉन एज कमिटमेंट, ठीक है, कि तुम कुछ भी हो जाए तुम अपना दल नहीं बदल सकते हो, तुम अपना पार्टनर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज पार्टीशन। समझ में आ गया ना? तो यही चीज सेम अप्लीकेबल है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज में। और तुम अब ध्यान हटाओ गर्लफ्रेंड से, क्योंकि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे तुम अब ध्यान मत लगाओ, ज्यादा मत सोचो कुछ। अब चलो चलते हैं हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है, ठीक है, तो वहां पे चलते हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज में भी सेम यही सिचुएशन रहता है कि अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद करते हो तो एकदम उसी पे तुम अडिग रहो। अगर कुछ गलत करता है वो पॉलिटिकल पार्टीज तो उसके खिलाफ तुम अगेंस्ट में बोलो भी, लेकिन हाँ, अगर तुम सपोर्ट करते हो किसी ग्रुप को, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, या किसी फैक्टर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो तुम उसके पास हमेशा उसके लिए कमिटमेंट दो कि भाई हाँ, हम इसी के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज पार्टीशन। अब हमारा सेकंड कीवर्ड है कि रूलिंग पार्टी। समझ में आ रहा है? रूलिंग पार्टी हमारा सेकंड है। तो रूलिंग पार्टी मतलब क्या? ए पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट। ऐसा तुम्हारा राजनीतिक दल जो सरकार चला रही है उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी। सीधी सी बात, जो इलेक्शन जीत गई है और सरकार चला रही है। और इसी का उल्टा हो जाएगा तुम्हारा अपोजिशन पार्टी, जो इलेक्शन हार चुकी है और एज ए अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है इन द लोकसभा या फिर राज्यसभा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? अब डिफेक्शन में तुम्हारा, डिफेक्शन एक टर्म आता है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। डिफेक्शन जाना तुमको। डिफेक्शन मतलब होता है चेंज इन ए पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी विच ए कैंडिडेट गॉट इलेक्टेड। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे डिफेक्शन का मतलब हो गया भंग कर देना, ठीक है। सपोज करो दोस्तों कि मेरा खुद का पॉलिटिकल पार्टी है और हम बीजेपी के साथ मिल करके भाई इलेक्शन लड़ लिए और फिर क्या किए, इलेक्शन लड़ के जीत भी गए, ठीक है। एक अलायंस मतलब बना करके, एक कोलिशन गवर्नमेंट बना करके फिर सरकार चला भी लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, उस डिफेक्शन के जरिए भंग करके, समझ में आ रहा है, दूसरे के साथ चले गए, तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। पार्टी चेंज कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये डिफेक्शन बहुत सारा चलता है। अभी तुम देखते हो कि बिहार में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है, कितना ज्यादा दल बदलता है, पलटू राम बोला जाता है नीतीश कुमार को, ठीक है। तो आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज और एनी वन इंडिविजुअल, सो प्लीज डोंट माइंड इट। तो अब हम लोग चलते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। एफिडेविट क्या है? एफिडेविट है तुम्हारा फॉर्मल डॉक्यूमेंट विच इज साइंड बाय डिक्लेरेंट। ये तुम्हारा एक क्या है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो डिक्लेरेंट के द्वारा साइंड किया हुआ रहता है। मैं तुमको दस्तावेज है जिसमें कि तुमको अच्छे तरीके से पूरा सब चीज मेंशन रहेगा कि भाई ये सब मेरा दस्तावेज है, और लास्ट में तुम साइन कर रहे हो कि भाई हाँ, ऊपर जो दस्तावेज हम दिए हैं, जो हम बोल रहे हैं वो एकदम हकीकत है। अदरवाइज अगर बाद में कुछ पता चला, ठीक है, कि हम जो बोले हैं वो गलत साबित मतलब प्रूफ हो गया, तो भाई तुम्हारा गया सब चीज, जो उस कागज पत्र के द्वारा तुम काम करवाए सब रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉन एफिडेविट, ठीक है। तो एफिडेविट का भी तुमको मीनिंग याद रखना है, डिफेक्शन और रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी और पार्टीशन, ठीक है। सो दोस्तों, अब हमारा एनसीईआरटी का पहला टॉपिक आता है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकताएं क्यों है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकताएं होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट ए पॉलिटिकल पार्टीज यू कांट इमेजिन एनी डेमोक्रेसी इन एनी कंट्रीज, ठीक है। तुम किसी भी देशों में अगर पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही सीमित अमाउंट में पाए जाएंगे, तो वहां पे डेमोक्रेसी है इसका कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज द डेमोक्रेसी इज नॉट एग्जिस्ट इन एनी कंट्री, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारा जितना अच्छे से वर्कआउट करेगा वैसा तुम्हारा डेमोक्रेसी का भी जो लेवल है, लोकतंत्र का जो लेवल है, वो भी उसी तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल और
तुम्हारा पॉलिटिकल डिवीजन करके, समझ में राजनीतिक डिवीजन और सामाजिक डिवीजन, राजनीतिक के लेवल पे और तुम्हारा पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है। अबाउट 100 years ago देयर वेयर ए फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। 100 वर्ष पहले, लगभग 100 वर्ष पहले कुछ ही ऐसे देश थे जहाँ पे तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस था, लेकिन नाउ देयर आर फ्यू कंट्रीज दैट डू नॉट हैव पार्टी। समझने का कोशिश करो कितना बड़ा पॉइंट है कि 100 वर्ष पहले कुछ ही देश ऐसा हुआ करते थे जो कि तुम्हारा वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज पाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा गिन चुन के कोई ही देश होगा जहाँ पे तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पाया जाता है, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी नहीं पाया जाता है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं एक भी तो पॉलिटिकल पार्टी है ही, ठीक है। अगर वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, सपोज करो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो, लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी तो कम से कम है ना वहाँ पे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पाए जा रहे हैं हर देश में, ठीक है। कुछ ही देश ऐसा गिन चुन के होगा जो कि नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है, ठीक है। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ग्रुप है तुम्हारा, समूह है तुम्हारा लोगों का जो कि साथ आते हैं, कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन, और क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं, और फिर चुनाव जीत के अगर कोई तुम्हारा, देखो पॉलिटिकल पार्टीज तो दो ही बैठेगा, कोई एक रूलिंग बैठेगा, कौन कौन बैठेगा पॉलिटिकल पार्टीज में, तुम्हें बताओ जी। पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन बैठेगा? एक रूलिंग पार्टी बैठेगा, या तो एक अपोजिशन होगा, है ना जी, अपोजिशन होगा या फिर रूलिंग होगा। तो अपोजिशन और रूलिंग जो तुम्हारा, यही तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज है। तो जो तुम्हारा पार्टीज है वो क्या हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं समूह में, ठीक है, सारे लीडर को लेकर के, सारे जो तुम्हारे इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, जो सारे तुम्हारे कंटेस्टेंट हैं, सारे आ रहे हैं, सब साथ होकर के तुम्हारा क्या कर रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, अगर कोई रूलिंग पार्टी में आ गया, ठीक है, तो वो सरकार चलाएगा, पावर अपने पास रखेगा और सरकार चलाएगा, होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट और रन्स द गवर्नमेंट, ठीक है। और जो तुम्हारा चुनाव हार जाएगा वो तुम्हारा एज ए अपोजिशन वर्कआउट करेगा, एज ए अपोजिशन पार्टी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? अब हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ ए व्यू टू प्रमोटिंग द कलेक्टिव गुड। समझने की कोशिश करो। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का यही वर्क होता है कि क्या कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जो लीडर्स हैं क्या कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं, समाज के बीच जा करके अपने पॉलिसीज को रख रहे हैं, अपने स्कीम्स को रख रहे हैं, जो स्कीम्स और पॉलिसीज वे समाज के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि क्या हो सके, अपना प्रमोशन किया जा सके, एक कलेक्टिव गुडनेस जो हो सकता है, जितने भी जनता हैं उनसे कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। समझने को करूँ, समझ में आ रहा है ना? प्रमोटिंग टू द कलेक्टिव गुड। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। पार्टीज आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। समझने की कोशिश करो कितना बड़ा पॉइंट है। कहने की कोशिश कर रहा है कि पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टी जो है एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन, समाज में एक फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पार्टीज जो है एक पार्ट है हमारा सोसाइटी का, जो कि पार्टनरशिप पे चल रहा है, ठीक है। देखो सब एक दूसरे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज में मेंबर हैं, तभी तो समाज में जा करके उनके मैसेजेस को, उनके पॉलिसीज के बारे में उनको अच्छे तरीके से स्प्रेड किया जा सकता है, ठीक है, और स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस आर बेस्ड ऑन पार्टनरशिप सिस्टम, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो सिस्टम है तुम्हारा, जितने भी मेंबर्स है इसमें सब पार्टनरशिप, सब एक दूसरे के पार्टनर है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? ये पॉलिटिकल पार्टीज हैज 3 कंपोनेंट, एकदम इसको याद रखना है एकदम। ये पॉइंट तुम इसमें से 4 पॉइंट में अगर एक पॉइंट भूल भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है लिखना है, कि एकदम गारंटेड है इस पॉइंट को लिखना है कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में, कि पहला पॉइंट लिख दिया कि भाई हाँ साथ आते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन करते हैं और अपने पावर को होल्ड करते हैं और सरकार चलाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या है, 3 कंपोनेंट है तुम्हारा, एक लीडर है तुम्हारा, एक एक्टिव मेंबर है और एक तुम्हारा फॉलोअर है, ठीक है। लीडर मतलब जो उसमें राजनेता है वो तुम्हारा हो गया पहला कंपोनेंट। दूसरा एक्टिव मेंबर, जो सक्रिय मेंबर हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। ऐसा नहीं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं, अरे एक्टिव मेंबर मतलब कुछ समझते हो कि नहीं? सक्रिय मेंबर जो हाँ एक्टिव है। ऐसा नहीं कि हम पॉलिटिकल पार्टी में घुस गए दिन रात पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेरा जिस पार्टीज में हम घुसे हैं उसका पैसा मार रहे हैं, पैसा ले करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं लग्जरियस लाइफ। तो ऐसा नहीं। एक्टिव मेंबर, ठीक है, लाइफ तुम अपना लग्जरियस एंजॉय कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम एक एक्टिव मेंबर का तुमको रोल प्ले करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज में। तो दिस आर द थिंग्स, यहाँ पे एक्टिव मेंबर इसे लिखा गया है, ठीक है। और फॉलोअर मतलब तुम्हारा क्या? फॉलोअर मतलब सिटीजन्स, मतलब जनता, पब्लिक ही ना फॉलो करती है जी। अरे पब्लिक करती है फॉलो। पब्लिक किस किस टाइप की होती है? पब्लिक 3 टाइप की होती है। देखो पब्लिक 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक, जो कि तुमको क्या होगा, एक तुम्हारा क्या हो गया
एक तुम्हारा हो गया जो रूलिंग पार्टी जीती है, ठीक है, उसके सपोर्ट में है, एकदम पूरा कट्टर रूलिंग पार्टी के लिए सपोर्टेड है। एक तुम्हारा जो अपोजिशन हार गई है उसके लिए एकदम सपोर्टेड है। और एक तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल क्या भाई, हाँ ठीक है कोई मतलब नहीं, रूलिंग पार्टी में जो है वो है, हमको क्या लेना देना, अपोजिशन पार्टी में जो है सो है, हमको क्या लेना देना, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हो ना जी, अरे समझने की कोशिश करते हो कि नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। 3 तरह का सिटीजन होता है, ठीक है, और एक सिटीजन और होता है, एक वो सिटीजन ये होता है ना कि भाई हाँ मुंह पे बोल रहे हैं कि भाई हम जो रूलिंग पार्टी है उसका सपोर्ट कर रहे हैं और अंदर से अपोजिशन पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे अपोजिशन में कोई भी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमको। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हाँ हम अपोजिशन से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चुनाव जब होता है तो इलेक्शन में जा करके इलेक्ट कर देता है रूलिंग पार्टी को, मतलब जो सच में बहुमत में मेजोरिटी में जीतने वाला है उसी को कर देता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, समझने की कोशिश करो, पब्लिक पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना जी, ये पब्लिक है सब जानती है, समझ में आ रहा है ना समझ में आया कि नहीं। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अब हम आते हैं हमारे फंक्शंस पे कि क्या सब फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स, पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन। समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है, बहुत ईजी है, कहता है ये कि पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पावर को अपने एक्सरसाइज करते हैं जाके राजनीतिक दफ्तरों में जाके, ठीक है। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन और देयर आर फंक्शंस। यहाँ तुमको सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है बाबू कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो तुम क्या लिखोगे, पीपी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तुमको कहेगा लिखने के लिए, तो एकदम याद रखना है, दिमाग में गांठ बांध लो भाई। पहला अब तुम्हारा पॉइंट तो यही हो गया, पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज कैन कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र में देखा गया है हालांकि कि इलेक्शन आर फाउंड मेनली अमॉन्ग द कैंडिडेट पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आया कि नहीं, मेनली देखा गया है कि कैंडिडेट जो है वो पुट अप किसके द्वारा किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। समझने की कोशिश करो, फिर यहाँ पे समझो क्या कह रहा है, वही बात तुमको बोले, पॉलिटिकल पार्टीज में जो स्कीम्स वगैरह लाया जाता है जितने भी, अरे मान लो अगर हम मान लो बीजेपी से सपोज, तो हम बीजेपी का पॉलिसीज को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में जा करके। अगर बीजेपी में हम हैं तो हम एक्टिव मेंबर हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे, वहाँ बीजेपी के पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को पुट फॉरवर्ड करेंगे, जनता के बीच जाकर रखेंगे, ताकि क्या हो, जनता उससे इन्फ्लुएंस हो सके। समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आता है कि नहीं आता है जी, वही चीज़ कह रहे हैं कि जनता जाकर के जनता को क्या करना है, लोभित करना है, जनता को लोभित करके उससे वोट लेना है, यही मेन सबका सिस्टम रहता है। चाहे तुम्हारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नेशनल कांग्रेस हो, तुम्हारा कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो या तुम्हारा बीजेपी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, सबका यही चक्कर रहता है कि हमको किसी तरीके से वोट लेना है। अब बाद बाकी जो एकदम ऑनेस्ट है उसको जिस तरीके से, अरे 50% 60% भी अगर कोई रूलिंग पार्टी ऑनेस्ट हो जाती है तो उस देश का क्या होता है, तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से गति में, रफ्तार में विकास होने लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर पूर्ण रूपेण भ्रष्ट हो जाती है सरकार तो तुम जानते ही हो क्या होता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, तो जीतने के बाद ये डिपेंड करता है कि ठीक है हाँ हमको जनता जीती है तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम जनता को जो वादा दिए थे, पॉलिसीज जो हम वहाँ पे जनता के बीच रखे थे, जिस वजह से हमको वोट दिया है लोग, ठीक है, उसको जाकर के पूर्ण रूपेण उसको जाके अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकें, ठीक है। ये डिपेंड करता है फिर सरकार पे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टीज प्लेज ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्रीज। क्या फंक्शन है, देखो एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारा कोई भी कानून बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, लाओ समझ में आ रहा है जी। जो कानून बनता है ऐसे बन जाता है क्या, हम उठ के चले जाएंगे बोलेंगे संविधान में भाई ऐसा मेरा कर दो, मेरा एक कानून बना दो, तो बन जाएगा क्या, नाटक चल रहा है, नहीं ना। तो दिस आर द थिंग्स, समझने की कोशिश करो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारा, जो एक रूलिंग पार्टी में है, उसका भी सिस्टम है, ठीक है, कि कोई कानून लाना है, कोई कानून पास कराना है, कोई नियम पारित कराना है, ठीक है, तो उसका भी तुम्हारा है कि मेजोरिटी तुम्हारे ही पार्टी में, तुम्हारे ही मेंबर लोग, अगर मान लो हमारे पार्टी में अगर मान लो 250 कैंडिडेट है, ठीक है, और 250 कैंडिडेट में अगर मान लो 200 कैंडिडेट तैयार है, 50 कैंडिडेट तैयार नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 200 तैयार है ना जी, तो 200 तो मेजोरिटी ग्रुप है, तो इसी वजह से क्या होगा, मेरा पास हो जाएगा। ऐसा बात हम कह रहे हैं बस एक पार्टी को लेकर के, यह चीज ओवरऑल होता है लोकसभा में भी। समझ में आ रहा है ना, तुम जानते हो मेजोरिटी, ठीक है, वहाँ पे टोटल उतना सारा कैंडिडेट है, समझ में आया कि नहीं। तो उनमें से जो अगर मान लो कोई रूलिंग पार्टी कोई नियम लाना चाहेगा, कानून लाना चाहेगा, तो अगर मान लो कानून देगा, ठीक, सीधी सी बात है, कुछ भी कोई भी कानून लाना चाहेगा,
या फिर वुमेन के लिए ला रहा है, चाहे तुम्हारा अभी इतना सारा प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ता है वुमेन्स को, रेप वगैरह से रिलेटेड कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहेगा, ठीक है, जो छेड़खानी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है वुमेन से रिलेटेड। वैसे भी यार वी फेल्ड एज ए सोसाइटी, हमें बहुत बोलने में मतलब दुख होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या गलती औरतों की है, क्या महिलाओं की गलती है, ठीक है। अभी रिसेंटली केस था दोस्तों, हमारे कोलकाता केस हम लोग देखे हैं, तो उसका क्या गलती था? उसका यही गलती था कि उसने यार इतना ज़्यादा टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नीट को क्लियर किया, फिर उसने अपना यूजी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट उसको मतलब क्लियर किया, ग्रेजुएट क्लियर करने के बाद उसने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, तो यही उसका सबसे बड़ा गलती था, है ना जी। क्या कर सकते हैं, वी फेल्ड एज ए सोसाइटी। हम लोग अब सोसाइटी के नाम से भाई समझ नहीं सकते, हम कितना भी कोशिश कर लें, बहुत हद तक ये नियम और कानून ही इसको कम कर सकता है, और नियम एंड कानून ही कम नहीं कर सकता है। जब तक हम लोगों के अंदर, ठीक है, जब तक हम लोगों के अंदर महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए रिस्पेक्ट करना नहीं आएगा, ठीक है, इज्जत करना नहीं आएगा, सम्मान देना नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर का जो वो जानवर है, सीधी सी बात है, ठीक है, वो जो ये सब सारा जो हम लोग देखते हैं ना, इंसिडेंट सुनते हैं ना, दिस आर द वेरी वेरी ह्यूमेरियस थिंग्स, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा हैवानियत वाला कार्य है ये सब, ठीक है। ये सब वही कर सकता है जिसके अंदर हैवान है, और हर के अंदर हैवान है, तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है खुद में सुधार ला करके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चे लोग, जो तुम लोग बॉयज़ लोग हो यार, ठीक है, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के ऊपर पेरेंट्स को सख्त होना अब चाहिए, ठीक है। मेरा यही सजेशन है कि जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो लड़के हैं, तुम लोग को यही कहना चाहेंगे भाई, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन को लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे चीज़ को समझो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन हर कोई है, ठीक है, एकदम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जानवर बन के फिर यही सब करना है तो फिर हो गया, देश का कैसे क्या होगा समझ लो फिर, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स, तो तुम्हारा पार्टीज पे चलते हैं, तो दिस आर द थिंग्स। चलो दोस्तों, हम लोग हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस था, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा ये है कि पार्टीज प्ले द डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, ठीक है। पार्टी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोई भी कानून वगैरह क्रिएट करने के लिए, कोई भी कानून वगैरह इन्फोर्स करने के लिए। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, वही तुमको बोले ना, जो भी तुम्हारा, फिर भी यार एक चीज़ याद रखना, पॉलिटिकल पार्टीज का कार्य है कि अपने नियमों को, अपने कानूनों को मतलब लाए, पास मतलब बना सके, ठीक है, फॉर्म कर सके, मेक कर सके, मेकिंग लॉज उनका काम है, फंक्शन है। लेकिन फिर भी ये सारा जो कानून वगैरह लाया जाता है डिबेट करने के बाद, फिर लेजिस्लेचर में पास होने के बाद ही लाया जाता है, ठीक है, एकदम याद रखना है। लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट as we noted last year, the big policies decisions are taken by the political executive that comes from the political parties। तो समझने की कोशिश करना है कि इसमें ये कहना चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये हमारी सरकार को बनाती है और सरकार को चलाती भी है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रिक्ट डिसीजन है, बड़े बड़े पॉलिसीज लाए जा रहे हैं, हम लोगों ने हाल फिलहाल में कुछ सालों में देखा भी है, तो इसलिए मैंने इसको रिसेंटली से कनेक्ट करके इस पॉइंट को मेंशन किया है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों तुम लोग भी एग्जामिनेशन में रिसेंटली के हुए कोई भी पॉलिसीज के बारे में लिख सकते हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग, हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस play the role of the opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing the government for its failure or wrong policies। समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी को यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि देखो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी का फंक्शन क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी का फंक्शन क्या है। तो रूलिंग पार्टी का तो देख लिए भाई, ठीक है, कि सरकार बना रही है, सरकार चला रही है, बड़े बड़े डिसीजन ले रही है, ठीक है, फिर उसके बाद बिग पॉलिसीज को ला रही है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने प्रस्ताव को, अपने कानूनों को जो भी पास आउट कराना है वो करवा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी का रोल है उसका क्या रोल है, तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ऑपोजिशन पार्टी, ओपी मतलब ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो व्हाट इज ऑपोजिशन पार्टी पूछेगा कि ऑपोजिशन पार्टी क्या है, तो तुम जानते ही हो डिफिनेशन कि भाई जो इलेक्शन हार गया और वो एज ए ऑपोजिशन असेंबली में बैठा है और
रूलिंग पार्टी के साथ वर्कआउट कर रहा है, और वहां पे उसका बारे में लिखना जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्किंग ऑफ अपोजिशन पार्टी इज टू क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, मतलब या क्रिटिसाइजिंग द रूलिंग पार्टी। समझने की कोशिश करो। अरे सपोज करो मेरा अगर पार्टी रूलिंग में अभी चल रहा है, मेरा पार्टी, हम अगर बीजेपी से हैं, मेरा बीजेपी का पार्टी अगर रूलिंग पार्टी एज ए वर्कआउट कर रहा है, तो अगर मेरा कोई दोस्त अपोजिशन पार्टी में है तो वो क्या करेगा, मेरे पार्टी का क्या करेगा, क्रिटिसाइजेशन करेगा। समझ में आ रहा है कि हाँ आप ये पॉलिसीज गलत ला रहे हैं, यहाँ पे जनता को डिमेरिट्स उसका फेस करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो ना जी, एकदम समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर है कि ये सीधी सी बात है कि जो भी रूलिंग पार्टी में रहेगा उसके अगेंस्ट में हमेशा बोलेगा अपोजिशन पार्टी वाला सब। ठीक है, मतलब अरे सवाल उठना भी जरूरी है ना, लोकतंत्र देश में तुम हो, अगर तुम्हारा सवाल नहीं उठाया जाएगा तो फिर सीधी सी बात है कि वहां पे कोई भी चीज सही से नहीं हो पाएगा। अरे कोई तुम्हारी गलती को दिखाने के लिए होना चाहिए ना, तो अपोजिशन पार्टी को यही चीज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। ठीक है, एज ए गुड अपोजिशन एंड बेस्ट अपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि दोनों मिल करके रूलिंग भी कुछ नहीं कर रहा है, अपोजिशन भी कुछ नहीं कर रहा है, हो गया तब देश का कल्याण नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमारा 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। समझने की कोशिश करो। अरे जनता की ओपिनियन, जनता के बीच में जा करके, अरे क्या है देखो, रूलिंग पार्टी में जो अभी मान लो नेता वगैरह है, एमपी एमएलएज हैं, जिस भी जगह से आए हैं, तो वहां के लोगों के, वहां के जनता के रिक्वायरमेंट को सब देखता है, आपस में डिस्कशन करता है, डिबेट्स करता है कि भाई हाँ जनता को वहां पे किस चीज का जरूरत है, तो उसके ओपिनियंस को वहां पे लाया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, राइज एंड हाईलाइट इशूज। फिर उस, अगर मान लो सपोज करो हम रांची से हैं, ठीक है, रांची का हम यहाँ से हमको इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा गया है सपोज, ठीक है, तो रांची से हमको भेजा गया है सपोज के लिए, तो हम यहाँ का जो इशूज है, ठीक है, वहां पे जाकर हाईलाइट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट इज द फंक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी या फिर एनी मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। समझे कि नहीं, किसी भी मेंबर का ये दायित्व है कि तुम जहां से आए हो उसके कम से कम उस क्षेत्र का जो विकास है एकदम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविटीज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। समझने की कोशिश करो, सिर्फ पार्टी में तुम्हारा जो जीत गया मेंबर, ठीक है, सिर्फ वही उसी का योगदान नहीं है बाबू। ठीक है, लाखों की संख्या में मेंबर्स होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज में, जो सहयोग करते हैं मैसेजेस को पब्लिक के बीच, पब्लिक डोमेन के बीच जाकर के फैलाने में। ठीक है, कि हाँ ये तुम्हारा अच्छा कुछ कर रहा है, ये तुम्हारा कुछ अच्छा ला रहा है, तो भाई हाँ इसको कुछ वोट दो, इसको तुम मतलब साथ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। अब हमारा 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट है फंक्शन है। ये सारा फंक्शन है, ठीक है, एकदम याद रखना है। रूलिंग पार्टी का फंक्शन तुमको लिखना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन में, और अपोजिशन पार्टी का ही फंक्शन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में आता है बाबू, समझ में आ रहा है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, याद रखना, सीबीएसई का क्वेश्चन है फंक्शन। समझ में आया कि नहीं, फंक्शंस ऑफ पीपी। अब क्या कह रहा है 7 नंबर पॉइंट में, पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो वही ना बात बोले तुमको, अरे कुछ मुद्दा उद्दा लेके आएगा पब्लिक के बीच के लिए, पब्लिक में जो प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड अगर कुछ अच्छा स्कीम्स पॉलिसीज वगैरह लेके आएगा, वो मुद्दा जगह वहां रखेगा, उससे रिलेटेड कोई स्कीम वगैरह आएगा, तो ये क्या है, पीपुल के लिए, वहां के जनता के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो यही मेन काम है तुम्हारा गवर्नमेंट का कि उसको इंप्लीमेंट करवा सकना। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ अगर 100% में 60-70% इंप्लीमेंट हो गया कोई भी चीज अच्छे तरीके से, तो उस देश का बहुत अच्छे से डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड में वो जाने के कगार पे पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ तो यार रेशियो ही बहुत खराब है। ठीक है, इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाता है कोई भी चीज। ठीक है, 100% इंप्लीमेंटेशन तो हो गया, बहुत दूर की बात है, 70 भी बहुत दूर की बात है भाई। यहाँ 30-20 का रेशियो इतना खराब चल रहा है कि 100% में 30% 20% इंप्लीमेंट हो रहा है, बाद बाकी कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको लागू भी अच्छे तरीके से किया जा सके। तो इसका क्या काम है, इसका किसका काम है, इंप्लीमेंट करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रशासनिक विभाग का। समझ में आ रहा है कि नहीं, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा लोकल लेवल पे या फिर कोई पुलिस स्टेशन का सिर्फ बात नहीं किया जा रहा है, हर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। तो हर को एक तरीके से थोड़ा सा ऑनेस्टी, 100% में अगर 60% 70% ऑनेस्टी दिखाता है, तो कोई भी कंट्री डेवलपिंग फेज से डेवलप फेज में जाने के कगार में बहुत इजीली पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज एकदम फैक्ट लिखना है, ऐसे लिखा जाता है आंसर्स को। ठीक है, कोई कहानी नहीं है। अब देखो हमारा टॉपिक आता है नेसेसिटी। समझ में आया कि नहीं, नेसेसिटी क्या है भाई, नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता, क्यों इसका महत्व है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ा पॉलिटिकल पार्टी का, वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। अभी जो भी हम लोग पढ़े, अभी जो भी फंक्शन देखे, ये जो भी फंक्शंस हैं, समझने की कोशिश करो। अभी जितना भी फंक्शन देखे हम लोग 7 पॉइंट में, ये जो तुम्हारा 7 फंक्शन था,
ये सारे फंक्शंस को करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना एकदम अनिवार्य है। अदरवाइज तुम उठ के चले जाओगे क्या पार्लियामेंट में कि भाई हाँ मेरा थोड़ा सा सुन लीजिए ना, थोड़ा सा मेरा भी नियम है अपने मन में तो हम मेरा भी पास करा दीजिए। नाटक चल रहा है क्या? नहीं ना। तो दीज आर द थिंग्स, कुछ ना कुछ एक लेवल होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, एक लेवल समझ, अथॉरिटी, ताकि हर किसी को अपने अपने नीचे लेवल वालों से डर रहे। समझने को करो, अपर लेवल वाले से डर, अपर वाले लेवल से डर रहे, ठीक है। जनता को डर रहता है, ठीक है, कि सरकार मेरे साथ क्या कर देगी, महंगाई बढ़ा देगी, घटा देगी, क्या कर देगी। अरे रहता है कि नहीं रहता है? तो वही बात है, जीएसटी का टैक्स इतना बढ़ा देगी कि घटा देगी, तो रहता है कि नहीं रहता है? तो दीज आर द थिंग्स, समझने की कोशिश करो। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? पहला पॉइंट हो गया पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इसलिए चाहिए, नेसेसिटी है क्योंकि ये फंक्शंस को सारे करते हैं। दूसरा तुम्हारा हो गया द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सीधी सी बात है। अरे हर चीज अभी जितना बता दिए ना भाई, सारा पूरा एकदम कनेक्ट करेगा बाद बाकी का सारा टॉपिक से, ठीक है। कैसे कनेक्ट कर रहा है अभी तुरंत बताए थे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहा है? डायरेक्टली लिंक्ड कर रहा है जो तुम्हारा लोकतंत्र देश है, समझ आ रहा है ना। कोई भी लोकतंत्र का जो नींव है पॉलिटिकल पार्टीज से ही टिका रहता है, समझ में आ रहा है। अगर तुम पॉलिटिकल पार्टीज को हिला दोगे, ठीक है, तो वो हो गया, वो एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज, समझ लो, फिर तुम्हारा चौपट ही है, ठीक है। तो द थिंग्स क्या है? द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। समझने की कोशिश करो कि जो उभर रहा है नया नया देश या फिर कोई भी देश का लोकतंत्र, ये पॉलिटिकल पार्टीज से डायरेक्टली लिंक्ड है, उससे, ठीक है, लिंक्ड आउट करता है। एज वी हैव सीन लार्ज स्केल सोसाइटीज एंड नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम लोग जैसा कि अभी तुरंत फिर सोसाइटी से रिलेटेड भी देखे कितना जरूरत है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के नीड्स को भी पॉलिटिकल पार्टीज ही जाके थ्रू आउट करता है। चाहे उससे रिलेटेड कोई स्कीम्स लाना होता है, चाहे कोई भी पॉलिसीज वगैरह लाना होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल करता है नीड्स दैट दे एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। जो पॉलिटिकल पार्टीज ही एक ऐसा है तुम्हारा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क आउट करने के लिए, जो कि सारे फुलफिल नीड्स को पूरा करता है जो गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? राजनीतिक दल का इतना ज्यादा आवश्यकता इसी वजह से है। अरे तुम ही सोचो, तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दें, वहां टीचरें नहीं भेजें तो कैसे काम चलेगा? कभी काम चलने वाला है बाबू? बताओ। सपोज करो, ठीक है, किताब वगैरह तुम्हारे लिए प्रिंट आउट करवा दें, ठीक है, और तुमको स्कूल भेजवा दें, वहां टीचरें नहीं रहेगा, तुम पढ़ लोगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। लोकतंत्र देश हम भारत को घोषित कर दें, यहाँ पे कोई राजनीतिक दल ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे राजनीतिक चलेगा? यहाँ पे कोई भी अस्तित्व रहेगा लोकतंत्र का? तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा क्या कर रहा है कि हमारे देश में कितना पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है, समझ में आया कि नहीं? हमारे देश में क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे देश में कितने पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल हैं। तो तुम्हारा पहला पॉइंट क्या कर रहा है? इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। समझने की कोशिश करो कि कोई भी समूह, ठीक है, कोई भी अरे जनता में जो हमारा पब्लिक है, पब्लिक के डोमेन से ही ना लोग उठ करके जागरूक होकर के आगे आकर के अपना चेहरा दिखाते हैं, तो उसको एज ए पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में घोषित किया जाता है। अपना पॉलिटिकल नाम फिर गठित करते हैं, फिर उसके बाद लोगों के बीच जाकर के अपना लोकप्रियता हासिल करना रहता है, उसके बाद फिर लोग उसको चुनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आता है कि नहीं आता है जी? यार तुम लोग देखते हो कि इलेक्शन होता है, तुम लोग ऐसे वोट दे देते हो क्या? पापा मम्मी कहते होंगे घर में कि भाई हाँ देना है उसी को वोट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्यों ऐसा रहता है मेंटेलिटी? क्योंकि देख रहे हैं पापा मम्मी तुम्हारे कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो दिस आर द थिंग्स, समझो बात को। तो डेमोक्रेसी में क्या है? तो गवर्नमेंट इज फ्री। समझने को करो, कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन तुम्हारा है, एकदम पूरा उसको खुले में छूट और आजादी मिला हुआ है कि भाई हाँ तुम्हारे पास अगर पावर है, तुम्हारे पास अगर अंदर में दम है, तो आओ सामने आकर के अपना पॉलिटिकल पार्टीज में दम अगर तुम्हारा है तो पॉलिटिक्स में तुम हिस्सा लो और अपने पार्टी को आगे लेके जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है? सपोज करो भाई, अगर इफ मेरे में कैपेसिटी रहे, तो भाई हाँ हमको सागर पार्टी बनाना है, ठीक है, सपोज साहिल सागर पार्टी बनाना है, ठीक है, साहिल सागर पार्टी का नाम, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ पार्टी का नाम नहीं होता है, सागर पार्टी बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको सोसाइटी के बीच जाना पड़ेगा। सोसाइटी के बीच जा रहे हैं हम, एक समूह अपना कलेक्ट कर रहे हैं। समूह कलेक्ट करके पहले क्या कर रहे हैं? भावना क्रिएट करा रहे हैं लोगों के बीच, फीलिंग्स देखना चाह रहे हैं कि भाई हाँ मेरे लिए कितना लोग डेडिकेटेड है, ठीक है, वो सब तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन करेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे जानेंगे कि हाँ सोसाइटी हमको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर छोटे लेवल पे हम खड़ा होंगे, फिर हमको लोग वहां से जिताएगा, फिर समझ आया कि हाँ हमको लोग पसंद कर रहा है। लंबा चौड़ा भाषण देने में अच्छा खासा हम रहेंगे, ठीक है, अपने बातों से लोगों को, समझ में आ रहा है ना, प्रेरित करने वाला जो तुम्हारा रहता है टेक्निक, वो अगर मेरा सही रहेगा तो हमको लोग क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा हमसे, और फिर उसका हमको समझेगा और हमको वोट देगा, हमको जिताएगा। तो दिस आर द थिंग्स। इसके लिए होने के लिए तुम्हारे अंदर
क्या करेज होना चाहिए तुम्हारे लिए, लोकप्रियता जनता के बीच तुम्हारा होना चाहिए, तो कोई भी फ्री है अपना पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जिस्ट कराने के लिए, अपना अस्तित्व दिलवाने के लिए। समझ में आ रहा है ना, एक इन एक डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हमारे क्या करा है, इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। समझने की कोशिश करूँ तो इसी वजह से हम लोग एज ए फॉर्मल सेंस देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़े मात्रे में, ठीक है, लार्ज स्केल में देखा जा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में मौजूद है या किसी भी देश में मौजूद है, ठीक है। तो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, मोर देन 750 पार्टीज, समझ रहे हो, 750 पार्टीज से ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं ईसीआई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ईसीआई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 750 पार्टियों से ज्यादा रजिस्टर्ड है। एकदम याद रखना है इस डाटा को, एकदम याद रहना चाहिए एनसीईआरटी का। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टीज इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ कुछ देश में देखा गया है हाँ पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टीज नहीं है, पार्टी है, एक ही पार्टी है, ठीक है, राजनीतिक दल है वहां पे, लेकिन एक ही सिर्फ सिंगल दल है, ठीक है, एक पार्टी है जिसको अलाउ है भाई, हाँ उसी को हक है कंट्रोल करने का, सरकार चलाने का, तो उसको कहते हैं ओनली वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना वन पार्टी सिस्टम आएगा डिफाइन करने के लिए, तो उसको लिखना है कि इन सम कंट्रीज इफ गवर्नमेंट या फिर if one parties have power to control the government and run the government then it is called one party system। समझ में आया? इन क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, we noted that in चाइना में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, है ना, है कि नहीं, अरे है कि नहीं जी, कम्युनिस्ट पार्टी को हम लोग देखे थे 9th क्लास में पढ़े थे, डेमोक्रेटिक जब डेमोक्रेसी जब तक पढ़ रहे थे तुम, ठीक है, तुम लोग पढ़ के आए होगी तुरंत ताजा, ठीक है, 9th से 10th में, फिर तुमको रिकैप करा दे रहे हैं। वहां हम लोग पढ़े थे कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, जब चाइना के बारे में हम लोग वहां देख रहे थे, थोड़ा वो ओवरव्यू ले रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी कौन है, तो कम्युनिस्ट पार्टी में चाइना का नाम आता है, ठीक है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक पार्टी को, वही कह रहा है, सिर्फ एक पार्टी को हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं, सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किस लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये मतलब बेहतरीन चुनाव नहीं है किसी भी पार्टीज के लिए, किसी भी देश के लिए, कि भाई वहां पे एक लोकतंत्र का गठन, समझ आ रहा है ना, लोकतंत्र का जो गठन है वो अच्छे तरीके से हो सके, हम लोग इसलिए एक पार्टी को सिर्फ प्रमोट नहीं कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं, डेमोक्रेटिक ऑप्शन के लिए ये सही नहीं है, गुड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री इसको नहीं कहा जा सकता है जहां पे वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट लीस्ट टू पार्टीज टू कम्पीट in the election and provide a fair chance for the competing parties to come to the power। समझने की कोशिश करो, कम से कम कह रहा है यही चीज कि किसी भी किसी देश को अरे खुद लॉजिक लगाओ ना जी, कम से कम, चलो ठीक है तुम लोग ज्यादा पार्टी नहीं रखना चाहते हो, लेकिन कम से कम दो पार्टी तो रखो कि हाँ चलो चुनाव के टाइम दो पार्टी खड़ा हुए थे तो इलेक्शन में जिसको ज्यादा सीट मिला वो जीत गया, या तो तुम या तो मेरा दोस्त, ठीक है। मेरा दोस्त भी खड़ा हुआ पार्टी में, उसका अपना पार्टी है, मेरा पार्टी अलग है। अगर पूरा देश का जनता उसको जिता दिया तो हम हार गए, हमको जिता दिया तो वो हार गया, बस दो ही, बस बात खत्म, ठीक है। कोई गठबंधन, कोई अलायंस नहीं। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है, कहीं कहीं देखा गया सिर्फ एक ही पार्टी है भाई, उसी को खुश करने के लिए तुम उसको वोट देते रहो, ठीक है, तुम ना चाहते हुए पर भी उसको जाओ वोट दो, ठीक है। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, उसको एक दो गुड डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर कहा ही नहीं जा सकता है, ठीक है ही नहीं गुड डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं है वो, ठीक है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। इन सम कंट्रीज द पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज। कुछ कुछ देशों में देखा गया है कि क्या है, पावर तुम्हारा चेंजेस करता है, बदलाव रहता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। बट ओनली the two main parties have a serious chances of winning the majority of seats to form the government। लेकिन देखा गया है कि सिर्फ दो मेन पार्टी को सीरियस चांसेस रहता है कि वो जीतेगा मेजोरिटी का सीट्स, ठीक है, और अपने सरकार को फॉर्म कर सकेगा, ठीक है। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। तो सिंगल पार्टी सिस्टम देख लिए, वन पार्टी सिस्टम भी देख लिए, टू पार्टी सिस्टम भी देख लिए। तो दोनों का डिफिनेशन में पता रहना चाहिए बाबू। टू पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब दो मेन पार्टीज का सीरियस चांसेस है कि वो इलेक्शन का जीत सकता है मेजोरिटी से। अरे भाई मेरा दोस्त है, हम यही दो पार्टी है पूरा देश में, तो हम ही दोनों का चांसेस है कि भाई या तो वो जीतेगा या तो हम जीतेंगे पूरा मेजोरिटी से। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। यही एकदम याद रखना है। देखो दोस्तों, अब हमारा कह रहा है कि इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव ए रीजनेबल चांसेस ऑफ कमिंग ऑफ टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम। तो एकदम याद रखना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम, याद रखना भाई प्लीज याद रखना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिंगल पार्टी, टू पार्टी, सिंगल या फिर वन पार्टी इसको कह सकते हो, ठीक है, टू पार्टी सिस्टम, और एक क्या है तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम। इस तीनों का एकदम रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम याद कर लेना, इसी तीनों पे के बेस्ड तुमको एनसीईआरटी क्वेश्चन
है भी और तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है, एकदम गारंटेड इस तीनों में से एक पे आएगा या फिर मल्टी पार्टी पे ही आ जाएगा। मल्टी पार्टी पे रिपीट बहुत होता है, ठीक है। इसके लिए एकदम मेरा ओल्ड लेक्चर में तुम्हारा आंसर्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स एकदम गिवन, पूरा एक्सप्लेनेशन एकदम प्रेजेंट किया हुआ रखा हुआ है, तुम ओल्ड लेक्चर में देख सकते हो, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो हम लोग चलते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि जब मोर देन टू पार्टीज जब चाहते हैं और उनका रीजनेबल चांसेस रहता है कि साथ आकर के अपना एक सरकार बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अलायंस बना कर सरकार गठित करके सरकार चला सकते हैं, उसको कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा कह रहा है व्हेन सेवरल पार्टीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइंस हैंड फॉर ए पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस और ए फ्रंट, ठीक है। समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि अलायंस का डिफिनेशन है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। अलायंस का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा अगर पार्टी, ठीक है, साथ आ गया, पार्टी फॉर्म कर लिया और क्या हुआ, हाथ, मतलब समझ रहे हो ना, हैंड्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइंट हैंड्स, ठीक है। सपोज करो मेरा दोस्त और हम दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिए और कट, मतलब क्या किए, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करा लिए, साथ मिल करके गठबंधन का कैंडिडेट खड़ा करके दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ लिए और जीत भी गए, विनिंग पावर अगर होल्ड कर रहे हैं तो सरकार बनाने के लिए अगर लायबल है, एबिलिटी है हमारे अंदर, अगर उतना वोट मिला है तो दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे, उसको कहेंगे तुम्हारा कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी को अलायंस भी कहते हैं, साथ आकर के सरकार बनाना, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी, समझ में आता है कि नहीं। सेवरल पार्टीज की बात की जा रही है यहाँ पे, मोर देन टू पार्टीज, या फिर समझ रहे हो कि नहीं, तो इसी को कहते हैं तुम्हारा अलायंस, ठीक है, समझिए। मोर देन टू पार्टी जब साथ में आकर के तुम्हारा सरकार बना रहे हैं और चला रहे हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है 10 गो पार्टी मिल करके लड़ लिया फिर भी बहुमत नहीं ला पाया, अब फिर उसको तुम कहोगे सरकार चलाने के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बहुमत लाना पड़ेगा, ठीक है, मेजोरिटी को पास करना पड़ेगा। अब क्या करा है, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेजी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मल्टी पार्टी सिस्टम में देखो बहुत अच्छी बात किया है, ठीक है, ज्यादा पार्टी तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा ना, तो जो तुम्हारा अपोजिशन वाला रहेगा ना वो क्या करेगा पता है, हमेशा तुम्हारे अंदर क्या करेगा, भंग करने की कोशिश करेगा, नाटक करने की कोशिश करेगा। सपोज करो मेरे साथ 10 पार्टी जुड़ करके हम लोग मेजोरिटी पास किए, ठीक है, और सरकार चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा अपोजिशन पार्टी क्या करेगा, उसको लोभ देगा, ए भाई ऐसा करो ना, इतना पैसा ले लो, आ जाओ मेरे दल में, ठीक है। ये सब बहुत होता है, ठीक है, होना नहीं चाहिए। तुमको एकदम पार्टीशन का फॉलो करना चाहिए, एकदम कमिटमेंट रहना चाहिए कि भाई हाँ जिस पार्टी के साथ हम गए हैं, जिस पार्टी में हैं, ठीक है, उसका एकदम अच्छे से निभाएं, कम से कम 5 साल तो जरूर। लेकिन यहाँ पे बहुत देखा गया कि दल बदलू बहुत देखा गया है, ठीक है, दल बदल लेता है लोग, अरे दल बदल के चक्कर में क्या होता है, तुम्हारा सरकार गिर जाता है, जिस वजह से तुमको नेक्स्ट जो अपोजिशन था उसको रूलिंग में आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो दीज आर द थिंग्स, ये एकदम इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। इनस्टेबिलिटी समझते हो क्या, अस्थिरता, समझ रहे हो। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज ए लाइकली और वेरी चांसेस यहाँ पे रहता है इनस्टेबिलिटी का, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ गया। At the same time, this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. लेकिन एक चीज है यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम में ना, यहाँ पे यही बहुत अच्छा बात है कि मल्टी पार्टी, अगर मान लो भाई 10 पार्टी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है तो 10 पार्टी का जो क्या सब मानसिकता है, क्या सोच है देश के प्रति, देश को आगे ले जाने के लिए, अगर गुड पाथ के लिए सोच रहा है, तो अगर देश को बर्बाद ही करना है, लूटना ही है, सब पैसा मार ही लेना है, तो उसका तो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ बेनिफिट देखना है पब्लिक का कि हाँ क्या करें नहीं करें, तो अच्छी बात है। जैसे मान लो 10 पार्टीज रहेंगे, 10 जगह का पार्टी है, ठीक है, वहां के अलग अलग सोच है, वहां के अलग अलग उस सोच, उस जगह से वहां का एमपी एमएलए आया है तो वहां के बारे में बताएगा सिचुएशन। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा तुम्हारा डेवलपिंग से डेवलप्ड होने में बहुत ज्यादा हेल्प तुमको मिलेगा। क्या होता है, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट का पता चलता है, क्या करें नहीं करें, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने में आसानी होती है कि हाँ जान पाते हैं कि हाँ मल्टीपल वे हम लोग को पता चल पाता है कि हाँ क्या करना चाहिए किस किस जगह पे, जो कि वहां पे बेनिफिट हो सके पब्लिक के लिए, मैक्सिमम रीच तक पहुंच पाते हैं, ठीक है, हम लोग, ठीक है, इंजॉय कर पाता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मल्टी पार्टी सिस्टम में, ठीक है। एकदम याद रखना है, ठीक है, ये सब पॉइंट कि एट द सेम टाइम मल्टी पार्टी सिस्टम में वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट को क्या होता है, अलाउज किया जाता है कि वे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय कर सकें, ठीक है। अब हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की ओर चलेंगे, कितना सारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में अवेलेबल है, ठीक है, करंट में कितना है मैं ये भी बताऊंगा, 2006 के अनुसार कितना क्लासिफाई किया हुआ है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, और अभी मौजूदगी में जो है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे फेडरलिज्म की बात आ गई बाबू, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ध्यान से, ठीक है, इतना सब कुछ प्यार से पढ़ाए थे फेडरलिज्म, ठीक है, याद होगा तुम लोगों को, नहीं देखे हो वन शॉट जाकर देख लेना, बहुत ही कम टाइम में एकदम पूरा चैप्टर खत्म कर रखे हैं फेडरलिज्म का, ठीक है, एनसीईआरटी एकदम पूरा कवर करते हुए लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो डेमोक्रेसीज दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड्स टू
हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो समझने की कोशिश करो कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र देश होता है वो तुम्हारा एक तरीके का फॉलो करता है फेडरल सिस्टम को। समझने को समझ में आ रहा है ना जी। देखो कैसे लोकतंत्र तुम्हारा हमारा देश है लोकतंत्र, ठीक है, भारतीय एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, दिस इज अ प्रूफ ऑफ लोकतंत्र देश। दूसरा चीज यहाँ पे फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है। कौन सा फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है बताओ, आप बताओ ना जी। यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यूज किया जाता है, ठीक है। दो तरीके का फेडरेशन हम लोग देखे थे फेडरलिज्म में, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो हमारे देश में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। क्या होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और तुम्हारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सारा चीज डिटेल्ड में, क्योंकि दोस्तों होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और तुम्हारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन सीबीएसई का क्वेश्चन है, एकदम गारंटेड एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ एकदम, जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो जाके वन शॉट देख लेना, या फिर नहीं देखोगे वन शॉट तो जाके रैपिड रिवीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा था वो जाके देख लेना, ठीक है। रैपिड रिवीजन भी मैंने डाल के रखा है फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, प्लीज जाके देख लेना, वहाँ पे आंसर्स अवेलेबल है, मैंने समझाया भी था उसका आंसर्स, ठीक है। एकदम प्लीज जाके देख लेना, क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ द फेडरेशन डिफर करता है, वेरीज करता है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, उसको कहेगा जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट को। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि डेमोक्रेसी दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड्स टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो हमारा एक लोकतंत्र देश है जो फेडरल तुम्हारा सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो जितने भी देश है जिसको फॉलो कर रहे हैं वहां पे दो तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं लगभग, ठीक है। पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन द फेडरल यूनिट्स, या तो सिर्फ पार्टीज जो है वो फेडरल यूनिट्स में मतलब तुम्हारा प्रेजेंट रहेंगे, एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, या फिर पूरे यूनिट्स में तुम्हारा मतलब प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है ना, ऑल यूनिट्स में। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आता है कि नहीं, सेवरल या फिर ऑल यूनिट्स में प्रेजेंट होंगे या फिर वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके का तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज होता है। तो ये एकदम पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई भी देश लोकतंत्र देश को फॉलो करता है तो वहां दो तरीके के फेडरल सिस्टम, मेनली टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो तुम्हारा टेंट्स जो है टेंट्स को फॉलो करता है फेडरल सिस्टम का, ये कि एक तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा कोई वन यूनिट ऑफ फेडरल, समझने को कोई वन फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट रहेगा, या फिर तुम्हारा कोई सेवरल या फिर ऑल फेडरल यूनिट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, सभी को अनिवार्य है भाई कि ईसीआई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। वाइल द इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। समझने को करो भाई, बुक भी कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है, ये चीज एनसीईआरटी चीज कह रहा है कि देखो जो पार्टीज अच्छे तरीके से मतलब पूरा स्टेब्लिश्ड है, अच्छे तरीके से उसका एकदम अस्तित्व है पूरा एकदम, ठीक है। जैसे कि बड़ा बड़ा पार्टी सब है, ठीक है, जैसे तुम्हारा हो गया भारतीय जनता पार्टी, जैसे तुम्हारा हो गया नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस का पार्टी हो गया, ठीक है। तो ये जो बड़ा बड़ा पार्टी है, ये सब जो तुम्हारा है, ये सब क्या स्पेशल फैसिलिटीज ईसीआई के द्वारा तुम्हारा प्रोवाइड किया जाता है, और बाद बाकी जितनी पार्टी है सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन कुछ कुछ बड़े पार्टी को कुछ सब स्पेशल फैसिलिटीज टूल प्रोवाइड किए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब तुम्हारा हो गया पार्टी दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो दोस्तों जो ये प्रिविलेज है, जो ये मतलब सुविधाएं प्रोवाइड की गई है, स्पेशल फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इसको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। देखो कोई पूछेगा व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसका डिफिनेशन यही होगा, सीधा सा सिंपल सा है कि जब कोई भी प्रिविलेज या फिर स्पेशल फैसिलिटीज जब रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, तो कुछ पर्पस के लिए, ठीक है, अपने अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट कर पाए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, तो उस पार्टीज को कहा जाएगा रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, तो इस क्लासिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए देयर वेयर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन कंट्री 2006। समझने की कोशिश करो, 2006 के हिसाब से देयर आर 6 नेशनल पार्टीज जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया गया है तुम्हारा इस क्लासिफिकेशन के जरिए, ठीक है, 2006 के हिसाब से जो तुम्हारे बुक में है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मैट्रिक्स हो गया, और तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, और तुम्हारा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में बता दे रहे हैं प्रेजेंट 2024 का क्या सिनेरियो है, ठीक है। प्रेजेंट में तुम्हारा 1 नंबर है, 1 नंबर मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है, 2 नंबर तुम्हारा बीजेपी भी है, ठीक है, 3 नंबर तुम्हारा जिसमें स्टार लगा हुआ है वो तुम्हारा प्रेजेंट में है, ठीक है। तुम्हारा फिर बहुजन समाज पार्टी भी तुम्हारा है, ठीक है। चौथा नंबर में तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मैट्रिक्स भी है, ठीक है, मार्क्सिस्ट भी, ठीक है, ये 4 नंबर भी है।
और तुम्हारा एक पार्टी इसमें जुड़ा है 5 नंबर में, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का, ठीक है, केजरीवाल का जानते हो ना, केजरीवाल को जी, आम आदमी पार्टी को। 6 नंबर में तुम्हारा क्या है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, छठा, ठीक है, याद रखना। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग को स्टेट पार्टी क्या है, तो स्टेट पार्टी के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्टेट पार्टी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेशनल पार्टी तो ठीक है भाई, लोकसभा के लेवल पे जब चुनाव होता है एकदम टॉप लेवल पे तो हम लोग को एकदम पूरा जागरूकता रहता है, ठीक है। लेकिन स्टेट लेवल पार्टी में क्या है ना कि लोग उतना नहीं जानते हैं, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे स्टेट्स होंगे जिसको बिहार के बारे में पता नहीं होगा कि बिहार में भाई कौन कौन तुम्हारा स्टेट्स पार्टी है। जैसे कि मान लो हम, अगर मान लो तुम्हारा महाराष्ट्र के बारे में हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बता देंगे, ठीक है, कि वहाँ कौन है, क्योंकि हम जान रहे हैं। लेकिन कोई अगर हमसे ना पूछ करके मेरे दोस्त से पूछ लेगा तो वो नहीं बता पाएगा। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। या फिर दोस्त बता देगा तो मैक्सिमम लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है, अदर स्टेट्स की। तो जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ हमें बताता है कि कैसे हमारा देश इतना ज़्यादा मतलब भास्ट है, इतना ज़्यादा तुम्हारा वेरिएंट है यहाँ पे। इसको कहते हैं डाइवर्सिटीज इन पॉलिटिकल पार्टीज। इतना ज्यादा विभिन्नताएं हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में भी, ठीक है। डाइवर्सिटी इन पॉलिटिकल पार्टी, देखो डाइवर्सिटी इन, ठीक है। तो स्टेट पार्टी क्या है तुम्हारा, अदर देन दिस 6 पार्टी, ये तो तुम्हारा 6 पार्टी था, इसके अलावा जो भी पार्टीज है ये तुम्हारा ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज और बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्रीज आर क्लासिफाइड किया गया है उसको एज ए स्टेट पार्टी। समझ में आया कि नहीं। अरे इस 6 पार्टी को छोड़ करके बाद बाकी जो भी मेजर तुम्हारा पार्टीज है, जो एकदम मुख्य समूह है, मेजर पार्टी है, उसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन, एज स्टेट्स। समझ में आया कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है। देखो पार्टीज जो तुम्हारा लाइक समाजवादी पार्टी तुम्हारा है, और जनता दल यूनाइटेड तुम्हारा है, और तुम्हारा राष्ट्र जनता दल है। ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बिहार का 2 पार्टी है इसमें, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, और तो राष्ट्र जनता दल। जो तुम्हारा बिहार से बच्चे देख रहे होंगे, ये दोनों पार्टी से एकदम तुम तो जानते ही होगे भाई, एकदम रूबरू हो गए, ठीक है। जेडीयू, तो जेडीयू तुम्हारा है, और आरजेडी, इसको याद रखने का तुमको बहुत अच्छा तरीका है। देखो कैसे, जेडी याद रखो, इसका भी जेडी याद रखो। इसका जेडी, जेडी क्या होता है, सेम चीज होता है, जनता दल, ठीक है। इसका यूनाइटेड हो गया, इसका तुम्हारा राष्ट्रीय हो गया, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा ना जी, एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। जेडीयू और आरजेडी का नाम बहुत इजी है, राष्ट्र जनता दल, और जेडीयू तुम्हारा हो गया जनता दल यूनाइटेड। तो आरजेडी किसका है बताओ, लालू यादव, एकदम याद रखना है। ये किसका है, नीतीश सरकार, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, नीतीश का है, आया कि नहीं समझ, नीतीश का है, नीतीश कुमार, और तुम्हारा ये लालू यादव का है, जो कि तेजस्वी यादव इसको होल्ड कर रहा है, और नीतीश अभी तक नीतीश है ही गद्दी पे, ठीक है। समझ में आ गया। सो दोस्तों तुम लोग को ये सब एकदम याद रखना है, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम, ठीक है। नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एकदम तुम्हारा सेवरल यूनिट्स में बांटा गया हुआ है, ठीक है। और तुम्हारा इसमें सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल हो गया, तुम्हारा जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, और फिर मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, ठीक है। ये तो तुम्हारा सारा पार्टी है, ये तुम्हारा फिर कुछ कुछ स्टेट्स में पाए जाते हैं। आर कंसिस्टेंस अबाउट दियर स्टेट्स आइडेंटिटी, ये तुम्हारा क्या है, स्टेट आइडेंटिटी के तौर तरीके पे जाने जाते हैं। समझ में आया कि नहीं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, मतलब 3 दशक से देखा गया है कि द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज हैज एक्सपेंडेड। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझने की कोशिश करो। पार्टीज इंक्रीज हुआ है, लास्ट इंक्रीज हुआ है लास्ट 3 डिकेड्स में। समझ में आया कि नहीं। पिछले 30 साल में बहुत सारे पार्टीज उभरे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा उभरे हैं और ऊपर आए हैं, और अपने आइडेंटिटी के लिए लड़े हैं, और उनको एक जगह मिला है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आता है, ये तुम्हारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि क्या सब चुनौतियां हैं जो राजनीतिक दल को फेसेस करना पड़ता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का हर स्टेबिलिटी, अस्तित्व, कैसे क्या सिस्टम सेटिंग कर रहा है। नेशनल पार्टी देखे, स्टेट पार्टी देखे, कैसे रिप्रेजेंटेशन उसका चल रहा है, क्या क्या पार्टी हमारे देश में अवेलेबल है, ठीक है, सब चीज देखे। लेकिन जो चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं एक लोकतंत्र देश में राजनीतिक दलों को, वो सब क्या फेसेस करना पड़ता है, और उन चैलेंजेस से कैसे वे उभरेंगे, ठीक है, कैसे सुधार उसमें लाएंगे अगर कुछ चैलेंजेस आ रहा है, और या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम में क्या सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। कैसे पार्टीज में रिफॉर्मेशन का जो तुम्हारा भावना है, फीलिंग्स, उसको जगाया जा सकता है, ठीक है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड,
ये दोनों तुम्हारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छे से चलो समझते हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेल्योर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। समझने की कोशिश करना है भाई, बहुत ऐसा देश है, बहुत ऐसा तुम्हारा क्या कंट्रीज है जो वहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया में देखा जा रहा है बहुत ज्यादा कि तुम्हारा राजनीतिक दल जो है वो किसी भी देश को चलाने के लिए, या कोई भी देश ऐसा है, बहुत सारा देश है तुम्हारा जो कि उसको चलाने में असमर्थ रहा है, एकदम फेल हो गया है, ठीक है, एकदम फेल हो गया, ठीक है, चला ही नहीं पाया। तो व्हाट आर द चैलेंजेस जिस वजह से वो अपने देश में मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो उसके थे वो एक देश को नहीं चला पाए। तो व्हाट आर द चैलेंजेस, उनको क्या फेस करना पड़ा जिस वजह से उनका पॉलिटिकल पार्टीज भी टूट के छितर बितर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, और देश भी एकदम छितर बितर हो गया। तो दिस आर द थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है वहां पे, बहुत सारे देश में लोगों के बीच डिससेटिस्फैक्शन है, इतना ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है लोगों के बीच, इतना ज्यादा मतलब सब परेशान है, बहुत सारे लोगों के बीच ऐसा मतलब है डिससेटिस्फैक्शन, कोई सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसे ऐसे देश में देखा गया है वहां के लोग कोई सेटिस्फाई नहीं है, जो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज जो है परफॉर्म नहीं कर पाए अपने फंक्शंस को। हम लोग तो स्टार्टिंग में भी देखे थे फंक्शन, जो एकदम फंक्शन होता है तुम्हारा, जो तुम्हारा फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि हाँ भाई ये फंक्शन एकदम पॉलिटिकल पार्टीज को करने चाहिए, ठीक है, तो वो सारे फंक्शन नहीं कर पाए ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाए। तो दीज आर द चैलेंजेस, क्या सब चैलेंजेस है देखो अब, ठीक है, अब बताते हैं फटाफट चैलेंजेस। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। एकदम याद रखना है भाई, एकदम तुमको कह रहे हैं भाई, सच कह रहे हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो इंटरनल डेमोक्रेसी, जो आंतरिक लोकतंत्र का जो तुम्हारा है सिस्टम, ठीक है, उसमें तुम्हारा कमियां आना, ठीक है, अंदर में जो तुम्हारा लोकतंत्र चल रहा है उसके अंदर तुम्हारा क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ भंग हो जा रहा है कमियां आने की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इसके बारे में आप जानते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। बहुत सारे देश में देखा गया है कि भाई, बहुत ज्यादा देखा गया है कि क्या कि भाई टॉप का जो पावर है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज रहने से सिर्फ नहीं हो जाता है, ठीक है, हर लेवल पे हम लोग देखे थे पावर शेयरिंग चैप्टर क्यों पढ़े, क्योंकि हमें वहां पता चला कि पावर कहां कहां शेयर हो रहा है, एक लोकतंत्र देश में कहां कहां पावर शेयर हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा हुआ, फिर तुम्हारा जुडिशरी में हुआ, फिर तुम्हारा लेजिस्लेचर के बीच हुआ, इस तीनों में हुआ, फिर उसके बाद तुम्हारा सेकंड पॉइंट क्या था, डिफरेंट लेवल्स में हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन में हुआ, फिर तुम्हारा डिफरेंट लेवल्स में हुआ, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में हुआ, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से लोकल गवर्नमेंट में, समझ में आया कि नहीं, लोकल लेवल पे। फिर तुम्हारा क्या हुआ, सोशल ग्रुप में सामाजिक विभाजन हुआ, सामाजिक रूप में तुम्हारा पावर शेयरिंग हुआ। फिर चौथा तुम्हारा क्या था, चौथा तुम्हारा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच तुम्हारा पावर शेयरिंग हो रहा था। तो ये तुम्हारा चारों पॉइंट था, ठीक है, ये चारों पॉइंट क्या करता है, फुलफिल करता है पावर शेयरिंग के सिस्टम को। समझ में आ रहा है ना जी, तो इसको कहते हैं तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है। तो वहां पे क्या हो रहा है ना, क्या कैसे तुम्हारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब क्या हुआ कि ना वहां का तुम्हारा राजनेता सब जो टॉप लेवल पे जो राजनेता सब है तुम्हारा कुछ कुछ देश में, वो क्या कर रहा है कि पावर को डिवाइड ही नहीं होने दे रहा है, पावर को तुम्हारा शेयर ही नहीं होने दे रहा है ढंग से, या फिर शेयर कर दिया है नाम का और कुछ पावर अथॉरिटी दिया ही नहीं है तुम्हारा, एकदम टॉप पे रखेगा, सिर्फ अपने पास रखेगा पावर, ठीक है, कि भाई मेरे पास है पावर। तो इस नाटक की वजह से, इस नौटंकी की वजह से, इस जो तुम्हारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सिर्फ कहते हैं तुम्हारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, तो इस वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, वहां पे कोई भी सेटिस्फाई नहीं है उस गवर्नमेंट से, और पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारा भंग हो गया है, फेल्योर हो गया है अपने कार्य को करने के प्रति, ठीक है, बहुत सारे देशों में। समझ में आया कि नहीं, दिस आर द फर्स्ट मेजर फैक्टर्स ऑफ चैलेंजेस, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट मेजर चैलेंजेस है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारा, थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी, ठीक है, तेरा अगर पार्टी मेजोरिटी में है, ठीक है, तो कुछ भी नियम कानून लेके आ गया, अपने मन से बना दिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी में सिटीजन्स के बीच आक्रोश है, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है, फंक्शंस वो अच्छे तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज वर्क नहीं कर पाए। अभी सपोज करो रूलिंग पार्टी में तुम्हारा बीजेपी है, कुछ ऐसा तुम्हारा नियम कानून लेके आ गया जो कि एकदम हलचल मचा दे पूरा सबके बीच में, तो क्या होगा, फिर वही होगा, यहाँ पे सिस्टम फेलियर हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज का, जो तुम्हारा रूलिंग पार्टी में है, क्या होगा, सब डिससेटिस्फाई हो जाएगा, कोई संतुष्ट नहीं होगा, फिर क्या होगा, फेलियर हो जाएगा तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज, अपने जो भी वादा किया था, जो भी मतलब
आता है चुनाव के टाइम, ठीक है, वोट मांगने के लिए कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो भाई वो सब बात है, समझ में आ रहा है ना। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कर रहा है कि सिंस वन ऑफ द फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज परमानेंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। समझने की कोशिश करो भाई, अभी बहुत सारा हमारे त्रुटि देखा गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि भाई हाँ, अगर हम लीडर हैं किसी भी मेजोरिटी पार्टी का, हमको अच्छा खासा मेजोरिटी मिल गया तो मेरा बात मानना पड़ेगा बाद बाकी मेंबर्स को, ठीक है। कि इसमें क्या होता है ना कि किसी को ऑब्जेक्शन भी रहेगा ना भाई, तो वो डर से बोलेगा नहीं कहीं हमको पार्टी से निकालना दे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कहीं हमको पार्टी से निकालना दे, तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा, ठीक है बेचारा, वो मतलब ना डिफिकल्टी फेस करेगा उस लीडरशिप के अंदर कार्य करने में, ठीक है। तो वो इसलिए क्या करेगा, अपना दल बदल लेगा। यहाँ पे समझ रहे हो ना, समझते हो कि नहीं जी बात को। तो दीज आर द थिंग्स, अगर मान लो भाई हम कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, अगर मेरे मेंबर्स ही उसका सपोर्ट करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती करना पड़ जा रहा है हमारा सपोर्ट, तो वो फिर कब तक हमारे साथ टिक के रहेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा तुम्हारा बनाव नहीं हो रहा है, इससे तुम्हारा एकदम टूट रहा है, पार्टीज तुम्हारे टूट रहे हैं, टूट के खंडित हो रहे हैं। इस चक्कर में तुम्हारा क्या हो रहा है, पूरा पॉलिटिकल पार्टीज, दीज आर द चैलेंजेस। समझ में आया कि नहीं, एकदम यही है, वन शॉट एकदम तुम्हारा चल रहा है। द सेकंड चैलेंजेस ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन, याद रखना भाई, ये जो तुम्हारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी था, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में तुम्हारा ये आता है तीनों पॉइंट, ठीक है। सेकंड चैलेंज तुम्हारा हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन समझ में, डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सेकंड तुम्हारा हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन, तुम्हारा पहला हो गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी चैलेंज है, दूसरा हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है, याद रहेगा एकदम सब चीज। देखो समझने की कोशिश करो, डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है, रिलेटेड है पहले से, समझ में आओ। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से तुम्हारा ये कनेक्टेड है, पूरा पूरी रिलेटेड है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में अभी तुरंत देखे थे ना कि सारा पावर्स वगैरह कुछ कुछ टॉप का जो लीडर्स है वो एंजॉय कर रहा है, जिस वजह से पावर डिवीजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जो पावर शेयरिंग में पड़े थे उसका अच्छे तरीके से पालन नहीं हो पाया, जिस वजह से तुम्हारा फंक्शन नहीं कर पाया वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छे तरीके से, जिस वजह से जनता जो पब्लिक है बहुत सारे कंट्री की वो डिससेटिस्फाई है, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन से फेस कर रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस कर रही है, बहुत सारे लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, बहुत अच्छे से देश में ऐसा फेसेस करने के लिए पाया गया है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन में पूरा पूरी कनेक्टेड है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से। अब कैसे कनेक्टेड है भाई, अब कैसे कनेक्टेड है, बहुत जरूरी है जानना। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर फॉर देयर फंक्शनिंग। देखो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं ना कि मतलब साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या होता है, सब कुछ एकदम दिखना, एकदम एकदम पूरा पारदर्शी, समझ रहे बात को समझो, पूरा एकदम दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है उधर भी दिख रहा है, ठीक है। शीशा क्या होता है तुम्हारा, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो तुम्हारा व्हाइट शीशा जो ट्रांसपेरेंट होता है उस तरीके से तुम्हारा एकदम दिखना चाहिए, कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए जनता से, समझ आ रहा है, पब्लिक से कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए। पब्लिक है भाई ये सब जानती है, ठीक है, जो हम लोग ये चीज बोलते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, बहुत कुछ छिपाते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो डू नॉट प्रैक्टिस ओपन में और ट्रांसपेरेंट में नहीं अपने पॉलिटिकल पार्टीज को उजागर करते हैं। और जो उनका प्रोसीड्यूर रहता है फंक्शनिंग का, दे वेयर वेरी फ्यू वेज फॉर ए ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। और ये कुछ कुछ ऑर्डिनरी वर्क, मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसा कार्यकलाप करोगे भाई, ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं है लेकिन टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। पार्टी के टॉप में पहुंचने के लिए, उस रेस में आगे जाने के लिए ये लोग कुछ गलत रास्ते का अपनाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। छठा पॉइंट हमारा क्या करा, द थर्ड चैलेंजेस अब आएगा, एकदम याद रखना ये चैलेंजेस भाई, समझना है एकदम चैलेंजेस को, एग्जाम में आने वाला तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा बाबू। तो पहला तुम्हारा लैक ऑफ इंटरनेट डेमोक्रेसी, दूसरा तुम्हारा हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन, तीसरा तुम्हारा हो गया द थर्ड चैलेंजेस इज अबाउट टू ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। एकदम 9th क्लास में भी जब डेमोक्रेसी पर आए थे, ठीक है, जब उस समय तुम लोग पढ़े थे, तो उस समय भी हम लोग देखे थे डेमोक्रेटिक में जब इलेक्शन कंटेस्ट कराने का टाइम आता है, जब इलेक्शन करवाने का टाइम आता है चुनाव आयोग के द्वारा, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, पैसा का, मसल्स का, पावर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो द थर्ड चैलेंज है ये तुम्हारा कि भाई हाँ पैसा फेंको तमाशा देखो, ठीक है, पैसा फेंक रहे हैं और फिर उसका वोट ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा होता है। अभी हमारे हाल फिलहाल में हमारे देश में एक ऐसा तुम्हारा स्टेट है, समझ ही रहे होगे तुम, बिहार के ही बगल में, ठीक है, समझ रहे हो ना जहाँ की बात कर रहे हैं, अब नाम नहीं लेंगे हम। वहाँ बहुत पैसा का तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंकते हो वहाँ, बहुत कोई वहाँ पैसा पे ही वोट देता है, ठीक है। तो मसल्स पावर भी वहां देखा जाता है, ठीक है। तुम लोग समझ रहे होगे हम किस राज्य का बात कर रहे हैं, ठीक है, बिहार के बगल में है, समझ गए बात को, बिहार के बगल में है, झारखंड के ही बगल में है, समझ में आ गया ना। अब देखो थर्ड चैलेंज यही तुम्हारा था, मसल्स और मनी पावर का तुम्हारा ये चैलेंजेस था जो कि फेसेस करना पड़ता है। सातवां पॉइंट क्या कर रहा है, रिच पीपल एंड कंपनीज who give funds to the parties tend to have influence on the policies
एंड डिसीजन ऑफ द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे बहुत बड़ा मीनिंग है। कहना ये चाहता है कि जो मतलब अमीर लोग हैं, रिच पीपुल हैं, और जो उनके कंपनीज हैं बड़े बड़े, ये क्या करते हैं, फंड देते हैं तुम्हारा। बहुत सारा तुम अभी सुने होंगे कि फंड में घोटाला हो गया 2024 के इलेक्शन के टाइम भी, ठीक है। इलेक्टोरल बाउंड, ये सारा चीज सुने होगे ना, इलेक्टोरल बाउंड टर्म। तुम लोग अगर एसएसटी का पार्ट में सिविक्स पॉलिटिकल साइंस लेकर आगे पढ़ोगे तो इलेक्टोरल बाउंड वगैरह के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो इलेक्टोरल बाउंड जो होता है बहुत बड़ा चीज है इलेक्शन के टाइम का। तो उस समय जो इलेक्टोरल बाउंड जो अभी हम लोग देख रहे थे, इलेक्टोरल बाउंड का घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ठीक है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भी इस पे मतलब ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सच्चाई है नहीं है, आखिर क्या है नहीं है, वो तो दुनिया जान रहा है, ठीक है, दिख ही रहा है सबको। अब समझो बात को, रिच पीपुल क्या कर रहा है ना, कि तुम्हारा कंपनीज और रिच पीपुल तुम्हारा है, ये क्या कर रहा है, फंड दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को और इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उनके पॉलिसीज और उनके डिसीजन को पार्टीज के द्वारा मतलब लाया जाए और उनको बेनिफिट हो, ठीक है। अरे पार्टीज को क्या चाहिए, पार्टीज को प्रचार प्रसार करने के लिए फंड चाहिए। फंड कहां से आएगा, फंड देगा कंपनीज वाला, तो कंपनीज वाला ऐसे दे देगा फंड, क्या उसको बेनिफिट चाहिए ना जी पॉलिटिकल पार्टी से। तो पॉलिटिकल पार्टी से वो अपने बेनिफिट को अपना दर्शाने के लिए बहुत सारे कंपनीज अभी देख रहे होगे तुम, है ना। जो बीजेपी को भी दिया था इस बार, हर पॉलिटिकल पार्टी को दिया था। अभी हम बीजेपी का नाम ले लिए हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल कांग्रेस हो तुम्हारा या टीएमसी हो, ठीक है, सबको तुम्हारा इंडस्ट्रीज कंपनीज वाले तुम्हारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तुम्हारा देते हैं, ठीक है, फंड वगैरह इलेक्शन के टाइम। तो दीज आर द थिंग्स जो कि एक चैलेंजेस रहता है। ये सब चैलेंजेस नहीं है, ये सब कमियां हैं, ठीक है, लैक ऑफ सब क्या है भाई। डायनेस्टिक सेशन के बाद तुम्हारा मसल पावर तुम यूज करवा रहे हो, पैसा का उपयोग करवा के तुम वोट वोट ले रहे हो, दीज आर द थिंग्स। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज में ना छिन्न भिन्न कर देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। तो वहां पे कुछ अस्थायी रूप से पॉलिटिकल पार्टीज टिक नहीं पाता है, ठीक है, यही सब वजह से। तो दीज आर द चैलेंजेस। इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। ले आप समझो बात को, कुछ कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है, तुम्हारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चौथा पॉइंट तुम्हारा ये हो गया था, पांचवा पॉइंट तुम्हारा ये, कुछ कुछ केसेस में तुम ये देख रहे होगे कि भाई क्रिमिनल को सपोर्ट कर दिया और वो जीत भी रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें हम अपने आंख से देख लिए कि भाई एक क्रिमिनल को जिता दिया गया है उधर का जनता के द्वारा, वो भी मेजोरिटी में। समझ नहीं आ रहा है भाई, जेल में है उसको जिता दिया गया, ठीक है, जेल में है लेकिन उसको जिता दिया गया। पता नहीं जनता के बीच में, जनता को भी समझ नहीं आता है कुछ, क्या जनता भी मूर्खी है क्या। द फोर्थ चैलेंजेस क्या है हमारा, समझने की कोशिश करो। फर्स्ट चैलेंजेस क्या था तुम्हारा, लैक ऑफ इंटरनेट डेमोक्रेसी। सेकंड चैलेंज क्या था, डायनेस्टिक सेसेशन। थर्ड चैलेंज क्या था, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, थर्ड चैलेंजेस हो गया। और थर्ड चैलेंजेस का ही ये तुम्हारा सब पार्ट था, 2 पार्ट था थर्ड चैलेंजेस का। और फिर तुम्हारा फोर्थ चैलेंजेस क्या हो गया, वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। समझ में आ रहा है, बहुत सारे पार्टीज ऐसा है ना भाई, मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोटर्स जो एक तुम्हारा टर्म है कि भाई हाँ मीनिंगफुल चॉइस है तुम्हारा, कोई भी वोटर्स के लिए वोट डालने टाइम, तो वो भी अवेलेबल होने नहीं देते हैं भाई। हाँ उनके मर्जी चलना पड़ेगा, बहुत जगह ऐसा देखा गया, वहां पे खड़ा रहेगा वोटिंग से बाहर में खड़ा रहेगा भाई, हाँ उसी को वोट देना है। इसको इसको क्या कहेंगे, इसको मसल्स पावर कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब लोकतंत्र में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो दीज आर द चैलेंजेस व्हिच आर फेसेस इन द पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि तुमको पॉलिटिकल पार्टीज में सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम ढंग से सामना करने में सफल रहते हो तो तुम अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे कंट्री का। कोई पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री का ग्रोथ कर पाएगा, अगर नहीं कर पा रहा तो बस बात खत्म, रात खत्म, सीधी सी बात, समझे कि नहीं। अब ये सब का सुधार कैसे हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सुधार कैसे लाया जा सकता है, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कैसे, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ये तुम्हारा लास्ट जो तुम्हारा टॉपिक है, जो चैलेंजेस देखे पॉलिटिकल पार्टीज का, उसके बाद तुम्हारा ये लास्ट टॉपिक है कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। इतना पढ़े हर चीज पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो कैसे अब, ठीक है, कैसे उसको सबक सिखा, मतलब ऐसे मान के चलो कि अगर कुछ दिक्कत चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ठीक है, तो उसके में कैसे रिफॉर्मेशन लाया जा सकता है, ठीक है। तो लेट अस लुक सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर्स। समझने को अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लिया जा चुका है, स्टेप्स टेकन किए जा चुके हैं, ठीक है, और सजेशन और एफर्ट्स देखे जा चुके हैं पहले भी। उसके सहारे अभी हम लोग इसको कंक्लूजन पे जाएंगे और इसको समझेंगे कैसे रिफॉर्मेशन वर्कआउट करता है, कैसे रिफॉर्म्ड पार्टीज होती हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे एमएलए का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और तुम्हारा एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दोनों का जो इलेक्टेड एमपी एमएलए वगैरह है,
इसके द्वारा संविधान के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है प्रिवेंट करने के लिए। जो भी एमएलएज इलेक्ट करके जाते हैं और या फिर चुन के जाए जाते हैं एमपी एमएलएज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेयर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर और फॉर कैश रिवार्ड्स। समझने का कोशिश करो, कितना मतलब मजेदार पॉइंट है। कहना ये चाह रहा है कि अभी डिफेक्शन का मतलब बताए थे हम, क्या डिफेक्शन का मतलब बताए थे स्टार्टिंग में, कीवर्ड्स बोले थे तुमको, ये सब टर्म याद आएगा, उपयोग किया जाएगा बीच में। डिफेक्शन का मतलब बताए थे कि भाई हाँ हम क्या किए, बीजेपी के साथ थे, साथ मिल करके अलायंस बना लिए, कंटेस्ट इलेक्शन भी लड़ लिए, चेहरा तो चलो मोदी जी का ले लिए और उसके वोट भी ले लिए, ठीक है। अब वोट ले करके क्या किए, गठबंधन का तो अलायंस के रूप में हम लोग खड़ा किए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे समझ में आता है कि नहीं, कैंडिडेट को खड़ा किए थे, जिता दिए। अब तो बीजेपी अपना खुद का कैंडिडेट को खड़ा किया नहीं था, अलायंस का ही था, अलायंस में मेरा कैंडिडेट ज्यादा था, जिस वजह से मेरा को ज्यादा मतलब वोट मिला हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ना कि तोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे समझो बात को। 2 महीना 4 महीना रह लिए, ठीक है, सरकार बना करके, फिर मेरा मन नहीं लग रहा है डिफेक्शन करके, चाहे हमको कोई पैसा वैसा दे रहा हो, ठीक है, पैसा कौड़ी ज्यादा दे दिया हमको तो भाई मेरे अंदर लोभ आ गया, तो हम क्या किए, फिर उसके बाद अपना दल बदल लिए, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, अरे इलेक्शन जीतने के बाद तुम अपना दल बदल रहे हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे डिफेक्शन। तो इसको ना करने के लिए, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, एमपी एमएलए के एग्जिस्टेंस, उसके महत्व को बचाए रखने के लिए संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, ताकि लोग जब पार्टी चेंजेस करें तो कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टफ रहे, ठीक है। ऐसे ना हो कि भाई हाँ रात में आज इस पार्टी में थे तो कल सुबह उस पार्टी में चले गए दौड़ के, ठीक है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। जब तुम्हारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा नॉमिनेशन स्टार्ट होता है तो क्रिमिनल्स वगैरह को नहीं दिया जाए टिकट, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तुम्हारा जजमेंट पास किया हुआ है, ऑर्डर पास किया हुआ है कि बहुत हद तक मनी पावर का उपयोग नहीं होना चाहिए सब जगह, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं हो ही जाता है, हर जगह उतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो पाता है, पर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तुम्हारा होता है, ठीक है। 95% तुम्हारा होता है, 5 से 10% एक्सेप्शन है कि कहीं ना कहीं ये सब मिसयूज होता ही है और इसको कभी भी रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जहां पैसा दे रहा है जनता को, वहां का जनता भी मूर्ख है, तब ना पैसा ले रहा है वोट दे रहा है, जनता भी मूर्ख है, जो करवा रहा है वो भी मूर्ख है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे नियम या कानून को लाए हैं और पास किए हैं, जिसको बहुत हद तक कम किया जा सके, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट्स नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। और ये भी इलेक्शन कमीशन पास किया है ऑर्डर, ईसीआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पास किया है कि जो भी नेसेसरी का पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से होल्ड करके रखें। ऐसा नहीं कि आज इस पार्टी में है तो उसके जो अस्तित्व को मतलब ऐसा ठेस पहुंचाया जा सके कि उसका एग्जिस्टेंस ही मिट जाए, ठीक है। तो उस तरीके से नेसेसरी डॉक्यूमेंट वगैरह है, तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह है, वो सारा चीज पॉलिटिकल पार्टीज को भरना पड़ता है, ठीक है, सारा चीज करना पड़ता है, ठीक है। अब तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बिसाइड दिस, इनके अलावा भी मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सारा जो मेन 3 पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया इनके द्वारा, ये जो 3 पॉइंट है, इनके अलावा भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो और सजेशन है, सुझाव दिए गए हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब सुधार में लाया जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो आंतरिक अफेयर हो रहा है, अंदर का जो मामला चल रहा है राजनीतिक दल के अंदर में, अगर मान लो भाई मेरा एक पॉलिटिकल पार्टीज है, मेरे अंदर में ही मेंबर के बीच में टूट फूट हो रहा है, आपस में सब लड़ रहा है, सपोज अगर हम लीडर हैं तो मेरा क्या काम है, उसके बीच में जो लड़ाई वड़ाई हो रहा है, जो टूट फूट का भावना पैदा हो रहा है, या फिर बाहर वाला ऑपोजिशन ही टूट फूट का भावना पैदा करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बहुत हद तक रोका जा सके। हम तो यही कोशिश करेंगे कि भाई मेरा पार्टी ना टूटे, ठीक है। तो ये जो इंटरनल अफेयर है जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो बहुत हद तक कम किया जाना चाहिए। तो दीज आर द थिंग जिससे कि रिफॉर्म्ड मतलब सुधार देखा जाएगा। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन भी सारे मेंबर्स का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई किसी कोई पार्टी में रख लिए, कल को बोल देना हम थे पार्टी में, फिर उसके बाद हमको मन नहीं किया तो उसको हटा दिए, फिर दूसरा को ले लिए, ठीक है। तो कंपल्सरी है पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी है मेंबर उनका रजिस्ट्रेशन भी कराना। तो
वो एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि हाँ वो उस पार्टी में है तो उसी पार्टी में रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। देखो मिनिमम नंबर ऑफ जो तुम्हारा टिकट्स है वो देना पॉलिटिकल पार्टीज का एकदम मैंडेटरी है, और अबाउट 1/3 तो देना ही होगा वुमेन कैंडिडेट को, ठीक है, मिनिमम तुम्हारा टिकट है। देयर शुड भी, देखो वुमेन के लिए भी इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है ताकि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स वगैरह वुमेन को कुछ नहीं मिला हुआ था पहले, इधर ही हाल फिलहाल से मिलना स्टार्ट हुआ है, तो बहुत हद तक ये सारे चीज मिलते रहना चाहिए, ठीक है, तब अच्छा रहता है किसी भी देश के लिए। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ आ रहा है ना। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, और इलेक्शन की स्टेट फंडिंग होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट दियर इलेक्शन एक्सपेंसेस, और गवर्नमेंट सरकार को देना चाहिए कुछ पैसा वगैरह पार्टीज को ताकि वो अपने इलेक्शन को सपोर्ट कर सके। देता ही है, ये सारी चीज देता भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चुनाव का टाइम आया अपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस को क्या करना है भाई, बढ़ाना है तो अच्छे से करना है, तो नहीं कर रहे हैं कुछ भी, बस मोदी का नाम ले रहे हैं तो उनको वोट मिल जाएगा। अरे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मोदी का नाम ले लेंगे खाली तो सब वोट दे देगा जनता क्या? नहीं ना, बीच में जाके जनता के बीच जाके बोलना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है सब चीज का, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरेंजमेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग द इलेक्शंस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन एनी ग्रुप, समझ आ रहा है कि नहीं। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पहला तो तुम्हारा ये हो गया, सेकंड कह रहा है दिस सेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें से कुछ ऐसा है सेशन जो कि अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। देयर आर टू अदर वे इन पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, दो अदर वे और है। एक तुम्हारा हो गया पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, समझ में आया। एक जनता ही है जो तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव डाल सकती है तो वो सुधरेगा और अपने आप को सुधार सकेगा, ठीक है। दिस कैन बी डन थ्रू पिटीशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन, समझ में आ गया ना जी। पिटीशन फाइल करते रहो, पब्लिसिटी करते रहो उसके बारे में। अगर मान लो मेरा अगर पार्टी फालतू काम कर रहा है, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका पब्लिसिटी किया जाएगा जनता के द्वारा, न्यूज में, पेपर में, सब जगह, ठीक है, लाइव टेलीकास्ट में, पॉडकास्ट में आजकल चला है, ठीक है, यूट्यूब की दुनिया में, तो हर जगह यहाँ पे क्या क्या पब्लिसिटी किया जाएगा कि भाई हाँ मेरा अनुरोध किया, मेरे अगेंस्ट में सब बोलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, अपने में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, यही ना कोशिश कर सकते हैं, या फिर खुद को और या अपने पार्टी को खुद को बर्बाद ही कर लेंगे। अरे मेरा हमको खुद नुकसान है जी, तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा वन अदर वे जो तुम्हारा पब्लिक प्रेशर डाल सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, पब्लिसिटी, तुम्हारा पिटीशन, एजिटेशन वगैरह करके, तो तुम्हारा पार्टीज रिफॉर्म कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक बहुत डीप में जा करके बहुत इजीली रूप से हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर, सिंपल भाषा में, एकदम तुम्हारा देसी भाषा में हर चीज मैंने बता के रखा है, एकदम देसी भाषा में मैंने हर चीज बता दिया तुमको। पूरे पॉलिटिकल पार्टीज का जो मूल मंत्र है सब चीज उझल के तेरे को दे दिया है एकदम। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है भाई। जो इस वीडियो को पूरा मेरे साथ देख लिया होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, इससे बाहर तो कुछ अब एग्जामिनेशन में आने वाला है नहीं। क्वेश्चंस देखना है इस चैप्टर के तो प्लीज जाकर के तुम प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एसएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तुम्हारा प्लेलिस्ट है, तुमको वहां मिल जाएगा। क्लास 10 साइंस का दोस्तों मैं पूरा वीडियो लेक्चर वगैरह कंप्लीट करा के रखा हूँ। मैथ्स का वीडियो आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा चैप्टर का मैं प्रोवाइड करूंगा। साइंस, मैथ, एसएसटी, सोशल साइंस सारे के लिए मैं तत्पर हूँ। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। आई थिंक तुम लोग को बहुत ही मजा आया होगा आज के इस पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साहिल भैया को प्लीज सपोर्ट दिखाओ यार, तुम लोगों का सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक दो वीडियो भी हमारा रीच अच्छे तरीके से जाता है तुम लोगों के हेल्प की वजह से, तो मेरा बहुत अच्छा होगा, बेनिफिट हमारा बारे में लोग जानेंगे, ठीक है। तो यही होप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाके जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो साहिल भैया को। थैंक यू।